दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो पूरा हो नहीं पाया, इसलिए हम फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन का फिर से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। आपको सिंधु घाटी सभ्यता को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता जिसे कि सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सभ्यता का मतलब होता है मानव का भौतिक विकास। मानव का भौतिक विकास। अब भौतिक विकास का मतलब क्या है? भौतिक विकास का मतलब यह है कि जैसे पहले कोई आदमी कच्चे मकान में रहता था, वर्तमान में पक्के मकान में रहने लग गया, तो ये इसका एक भौतिक विकास है। तो ये कहलाता है सभ्यता। अब सभ्यता को जानने से पहले आपको थोड़ा सा जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी जानना पड़ेगा। दोस्तों मिलर के प्रयोग ने ये प्रूव कर दिया है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। मिलर का एक प्रयोग है, मिलर का प्रयोग है, ध्यान रखना, ये विज्ञान में भी चलता है। मिलर का प्रयोग, इसने प्रूव किया है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है और जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है और जल से ये स्थानांतरित हुआ है स्थल पर। ठीक, अब यही कहानी कुछ मानव सभ्यता के लिए भी लागू होती है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सभी नदियों के किनारे हुई हैं। अब नदियों के किनारे होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखो, नदी स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी बात, नदी के आसपास उपजाऊ भूमि मिलती है। तीसरी बात, नदी एक परिवहन का माध्यम भी है, ट्रांसपोर्ट। चौथी बात, नदी घाटियों के आसपास सुरक्षित आवास भी होता है। पांचवी बात, नदियों के आसपास घास स्थल भी होते हैं। अब घास स्थल होंगे तो पशुपालन भी अच्छे से हो जाएगा। तो यह प्रमुख कारण है कि जो मानव की सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे हुई हैं। अब आप मिस्र की सभ्यता को देख लो, नील नदी के किनारे हुई है। चाइनीज सभ्यता को देख लीजिए, वो हांगवे रिवर के किनारे पर हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लीजिए, वो दजला और फरात के किनारे हुई है। माया सभ्यता को देख लीजिए, और चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लीजिए, ये भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। अब जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी कहानी की यदि चर्चा करें दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले वर्णन करने की कोशिश की थी चार्ल्स मेसन ने 1826 में, और ये पंजाब के दौरे पर थे। जब ये पंजाब के दौरे पर थे तो इनको कुछ विशेष प्रकार की ईंटें दिखाई दी। तब इन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम खुदाई करके इनको लेकर आए थे जब इनसे मकान बनाया था। उसके बाद में फिर क्या होता है, 1856 की बात है, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन का काम चल रहा था। तो एक सिविल इंजीनियर थे अलेक्जेंडर कनिंगम। तो वहाँ पर जब
उसका रेल लाइन का बेस बनाने के लिए कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स चाहिए थे। तो खनन में वहाँ पर कुछ ईंटें मिली तो उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कनिंघम को जब जैसे ही इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को रोक दिया और इसके बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन की उनकी जो इच्छा थी वो जागृत हुई। फिर इन्होंने 1861 में, क्योंकि इनका हिस्ट्री में कुछ विशेष इंटरेस्ट था, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसे भारतीय पुरातात्विक विभाग कहा जाता है। उसके बाद में फिर 1902 का कालखंड आता है। 1902 में इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया था जॉन मार्शल। जैसे ही, और ये थे ना, ये पुरातात्विकविद थे, इसीलिए इनको इसका डायरेक्टर बनाया गया था। फिर 1921 में इनके नेतृत्व में एक भारतीय पुरातात्विकविद थे और वो हिस्टोरियन भी थे, दयाराम साहनी। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। अब 1922 आता है। 1922 में एक दूसरे पुरातात्विकविद थे राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है जिसे। उन्होंने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। इसलिए इसे मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थान था, और वैसे भी इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता उसमें सबसे बड़ा नाम मोहनजोदड़ो ही है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी साइट है जो मोहनजोदड़ो है पूरी इसकी। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां कहां तक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये ट्रायंगल शेप में है। लगभग ट्रायंगल शेप में है। अब जो ये आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। जो वेस्ट का क्षेत्र है ये है सुतकांगेडोर, और ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और एक खास बात, ये दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। जो कि जिस पर कि मीरान नामक डैम है। और जो ये बलूचिस्तान है इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जो कि 11 अगस्त 1947 को एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने इस पर फोर्सफुली इन्वेड कर लिया। अब जो इसका ईस्टर्न जोन है ये है आलमगीरपुर। ये मेरठ के पास में है, और मेरठ आपको पता ही है यूपी में है, दिल्ली से थोड़ा सा आगे। और ये हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी आपको पता है कि ये एक यमुना की सहायक नदी है। और जो साउथ का जो ये है दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। और गोदावरी नदी आपको पता है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है।
और त्र्यंबकेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ पर जो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये बचता है नॉर्थ का जो क्षेत्र है, ये है मांडा और ये अपने J&K में है, और जो ये है ये चिनाब नदी के किनारे है। जो इसकी नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो 1100 किलोमीटर है, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो 1600 किलोमीटर है। अब इसका विस्तार देखो, भारत में भी है और अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक, अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसका नगरीय योजना। दोस्तों अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय योजना। दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसकी सबसे प्रमुख खासियत यही है कि ये विश्व की सभ्यताओं में एकमात्र सभ्यता है जो नगरीय रूप में मिलती है। और नगरीय रूप भी कौन सा, ऐसा नहीं, नगरीय रूप भी विकसित नगरीय। अब आज के शहरों से यदि इसकी तुलना करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर है जो आज के शहरों से सीधा मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान की जो नगरीय व्यवस्था है इसका जो उद्गम है कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से है। अब सबसे पहली बात, यहां पर जल निकास की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। दूसरी बात, क्रॉस में सड़कें थी और नालियां थी, वो पक्की नालियां थी और ऊपर से कवर थी, ढकी हुई पक्की नालियां। इसके अलावा घरों का स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो हर एक घर में एक रसोई थी, एक स्नानागार था जिसे बाथरूम भी कहते हैं। इसके अलावा एक वाटर स्टोरेज टैंक भी हुआ करता था जिसे कुआं भी बोलते हैं। दोस्तों अब तक हमने इसका नगरीय योजना देखी है। अगले पार्ट में इसके प्रमुख स्थल और वहां से मिलने वाली कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।